तो जैसा कि हम इग्नू के MPS 2 यूनिट 1 की बात कर रहे थे, तो पिछले वाले पार्ट से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ जो कॉन्टेम्प्ररी रियलिज्म का हिस्सा था वो रह गया था। हम बात कर रहे थे नियो रियलिज्म की। तो नियो रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म में जो एनार्की का कंसेप्ट था उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और उसी को समझते हैं। एक्चुअली जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि एनार्की यानी कि जो इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की का जो कंसेप्ट है, इसका मतलब है कि उस सिस्टम में इंटरनेशनल स्फेयर पे जो मुख्य 3 शब्द हैं जिसको लेकर हम चलते हैं, यानी कि टेंशन। एनार्किक सिस्टम में जहां नियो रियलिज्म का कंसेप्ट आता है, वहां पर सिस्टम में टेंशन है, वहां पर सिस्टम में कन्फ्लिक्ट है और उस सिस्टम में अनअवॉइडेबल वार की संभावना है। जैसे कि इस इग्नू के ब्लॉक में है, द नियो रियलिस्ट टेंड टू एक्सप्लेन इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एनार्किक स्ट्रक्चर। तो इसी एनार्किक स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने यहाँ पर 3 शब्दों का जिक्र किया। जो एनार्किक स्ट्रक्चर होगा, एनार्की वाला स्ट्रक्चर होगा, वहां पर टेंशन होगा, कन्फ्लिक्ट होगा और अनअवॉइडेबल वार की संभावना बनी रहेगी। अब ये इंटरनेशनल सिस्टम में जहां पर सॉवरेन स्टेट्स हैं, तो ऐसा होता क्यों है, रीजन क्या है एनार्की का? तो इसी के लिए यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 रीजन बताए जा सकते हैं एनार्की के लिए। पहला, हमें पता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में जो स्टेट है, सॉवरेन स्टेट है, जिसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है और कोई अथॉरिटी नहीं होने के कारण कोई इंटरनेशनल लॉ को पालन करवाने वाला या बाध्य करने वाला ऐसा कोई संस्था नहीं होने के कारण जो एनार्की का सिचुएशन, टेंशन, कन्फ्लिक्ट और अनअवॉइडेबल वार का सिचुएशन बना हुआ है। तो यहाँ पर जो स्टेट हैं, ये सारे स्टेट क्या हैं, आपस में एक दूसरे से सेपरेट हैं, सॉवरेन है यानी ये ऑटोनोमस भी हैं, फॉर्मली इक्वल पॉलिटिकल यूनिट। सभी कंट्री अपना अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अपने तरीके से चला रहे हैं, सभी सॉवरेन हैं और इस सॉवरेन होने के चलते सभी इक्वल हैं। इक्वल इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी नहीं, इक्वल पॉलिटिकल यूनिट्स मतलब सभी सॉवरेन हैं और सभी अपने रिसोर्सेस पे रिलाई करते हैं। सभी अपनी जरूरतों के लिए अपने पास, उनके पास जिस तरह की क्षमता है, उनकी जिस तरह के रिसोर्सेस हैं, सारे सिस्टम में हर स्टेट जो सोवरेन है वो अपने रिसोर्सेस पे रिलाई करता है। रिलाई करने का मतलब है कि ठीक है, इन द सिचुएशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, जैसे अभी हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन में हमारे पास या किसी भी कंट्री के पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं हो सकते। वो अलग अलग कंट्री पे अलग अलग रिसोर्सेस के लिए डिपेंड करता है। जैसे हम ऑयल के रिसोर्सेस के लिए अलग अलग कंट्रीज पे डिपेंडेंट हैं, बट इन द सिचुएशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, टेंशन, अनअवॉइडेबल वॉर वाले सिचुएशन में हर कंट्री ये देखता है कि हमारे पास क्या रिसोर्सेस है और उस रिसोर्सेस के हिसाब से हम कैसे अपने आप को कितना मैनेज कर सकते हैं, यानी कि अपने रिसोर्सेस पे रिलाई करने वाली बात है। एनार्की रिजल्ट इन सिस्टम ऑफ सेल्फ हेल्प, यानी कि अगर एनार्की वाली सिचुएशन है तो ये रिजल्ट करेगा किस बात में, सिस्टम ऑफ सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प का मतलब जो ऊपर वाली लाइन है जहां पर वो सिर्फ अपने रिसोर्सेस पे भरोसा करेंगे। तो ऐसा होता है कि इस सिस्टम में कोऑपरेशन स्टेट के बीच काफी कम रहता है। जहां एनार्की है वहां बहुत कम कोऑपरेशन होने के चलते जो है इस तरह का एक रीजन जो है वो क्रिएट होता है, जहां पर हम देखते हैं कि सभी स्टेट इस तरह से बिहेव करते हैं। अब इसमें एक जो दूसरा रीजन है, हम लोग उसको भी समझते हैं कि एनार्की की जो सिस्टम क्रिएट होता है, जहां पर कभी कोई दूसरे से कोऑपरेट नहीं करेगा, सभी इक्वल पॉलिटिकल यूनिट की तरह होगा, सेपरेट होगा, ऑटोनोमस होगा और सभी पावर के लिए स्ट्रगल करेगा और चूंकि कोई अथॉरिटी नहीं है तो एनार्की का सिचुएशन पैदा हो ही जाएगा। तो दूसरे सिचुएशन को हम यहाँ पर लिखेंगे, दूसरे रीजन की हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि और क्या रीजन है जो एनार्किक स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है उसके कारण क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट, जो अलग अलग स्टेट हैं, अभी हमने एक स्टेट को देखा, उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन किया। अब रिलेशनशिप अलग अलग स्टेट जो इंटरनेशनल सिस्टम में है, जिस तरह से एनार्की क्रिएट होगी, तो उसके बारे में बात करेंगे। अनसर्टेनिटी, जब ये रिलेशनशिप है अलग अलग स्टेट के बीच में तो अनसर्टेनिटी का माहौल है, कोई चीज सर्टेन है ही नहीं, किसी को किसी पर भरोसा है ही नहीं।
शक्ति के लिए सभी प्रयत्नशील हैं, तो अनसर्टेनिटी का माहौल है, सस्पिशन, एक दूसरे पर शक है। हम अगर इस तरह का हथियार डेवलप नहीं करेंगे तो क्या भरोसा है कि सामने वाला भी डेवलप नहीं करेगा, मतलब दूसरा देश भी नहीं करेगा। हम अगर मिसाइलों की अपनी संख्या नहीं बढ़ाएंगे तो हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि जो दूसरा देश है वो भी नहीं बढ़ाएगा, हमारा पड़ोसी है वो भी नहीं बढ़ाएगा। तो हमें अपनी शक्ति में विस्तार, एक दूसरे पर जब शक रहता है तो शक्ति के लिए सभी प्रयत्नशील रहते हैं कि मेरी शक्ति अधिक हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शक्ति हमसे अधिक हो जाए। मिलिट्री कैपेबिलिटी क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। सभी अपनी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, उसे तेजी से बढ़ाते हैं, उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं कि मिलिट्री की कैपेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, हथियार जो नए नए आधुनिक तरीके के इकट्ठा होते चले जाएंगे, स्टॉक पाइल ऑफ आर्म्स मिसाइल्स बढ़ता चला जाएगा। तो आज के समय में तो यही शक्ति है। शक्ति के मामले में हम कम नहीं रहेंगे क्योंकि हम अनसर्टेनिटी वाले सिचुएशन में है और एक दूसरे पर सस्पिशन तो रहता ही है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, जब सभी स्टेट किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और अपनी अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ा रहे हैं, तो यहां पर होता है सिक्योरिटी डायलेमा। सिक्योरिटी डायलेमा टू डिटर अदर, मतलब दूसरे की शक्ति को कम करने का प्रयास इस सिस्टम में चलता है। अनसर्टेनिटी फोर्सेस स्टेट टू ट्रीट ऑल एज एनिमी। हर स्टेट रिलेशनशिप में दूसरे स्टेट को एनिमी की तरह ट्रीट करता है। कहीं ना कहीं उसके मन में यह रहता है कि दूसरा स्टेट मेरा एनिमी है, क्योंकि जब हम शत्रु भाव से देखेंगे इसका मतलब है कि हम अपनी शक्ति में विस्तार करेंगे, इसका मतलब है कि हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे, उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे, इवन संधियां भी होती हैं तो भी शक का माहौल बना रहता है और शक्ति में वो आगे ना निकल जाए। इसीलिए सभी देश जो हैं सिक्योरिटी डायलेमा में फंसे होते हैं। तो यहां पर एनिमी की तरह जब एक स्टेट दूसरे स्टेट को देखते हैं तो ये सारा रीजन सिस्टम में क्या क्रिएट करता है, एनार्की, यानी टेंशन। जब एनिमी की तरह हर स्टेट दूसरे स्टेट को देख रहा है तो टेंशन होगा ही। जब रिलेशनशिप में अनसर्टेनिटी है तो कंफ्लिक्ट होने की संभावना बढ़ेगी ही। जब मिलिट्री कैपेबिलिटीज सभी कंट्री अपनी अपनी बढ़ाएंगे, सिक्योरिटी डायलेमा वाले सिचुएशन में पड़ जाएंगे तो अनअवॉइडेबल वॉर के सिचुएशन पैदा होंगे ही। इसी में एक थर्ड रीजन जो है जो एनार्की से रिलेटेड है। एनार्की को समझना बहुत अच्छे से इसलिए जरूरी है क्योंकि स्ट्रक्चरल रियलिज्म एनार्की पे ही फोकस करता है केनेथ वॉल्ट्ज का, और इसी को समझ के हम नियलिज्म को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो थर्ड में ये कहते हैं कि स्टेट जो होते हैं वो अपने पोजीशन को इंप्रूव करते हैं। किसके रिलेटिव? रिलेटिव अदर कौन? स्टेट। हर स्टेट अपने पोजीशन को दूसरे स्टेट के रिलेटिव इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। रिलेटिव गेन कैसे? गेन का मतलब शक्ति के संदर्भ में तो बहुत कुछ आ सकता है। हमें अपने प्रतिद्वंदी स्टेट से, हमें उन स्टेटों से जिससे हमें सबसे अधिक खतरा लगता है, उससे रिलेटिवली आगे रहना है। हर मेटेरियलिस्टिक चीजों को हमेशा गेन करके, उससे ज्यादा प्राप्त करके कहीं ना कहीं एक प्रभुत्व की स्थिति में एक कॉन्फिडेंस, यानी वही तो हमारे पावर को बढ़ा हुआ दिखाएगा और हम अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकेंगे। तो रिलेटिव गेन के लिए कि मुझे उससे अधिक प्राप्त हो जाए, मेरी इकोनॉमी उससे बेहतर हो, मेरे हथियार उससे बेहतर हो, मेरी मिलिट्री कैपेबिलिटी उससे बेहतर हो, मेरी हर चीज उससे बेहतर हो, ये रिलेटिव गेन अदर स्टेट से ये चलता रहता है। ये क्या करता है? ये डिस्करेज करता है किस चीज को? कोऑपरेशन को। ऐसी स्थिति में सभी स्टेट के बीच कोऑपरेशन कम हो जाता है। तो ये सब कहां जाता है? एनार्की की तरफ। ऐसा होगा तो टेंशन होगा, कंफ्लिक्ट होगा और अनअवॉइडेबल वॉर, जैसा कि पहले बताया गया, इसकी संभावना बनी रहती है। और जब ऐसा होता है तो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
जो काम करे और इन सब के बीच जो इतना टेंशन है, जो एनार्की का सिचुएशन है, इसको डिफ्यूज करने की कोशिश करे, इसकी भी संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि नियो रियलिस्ट के अनुसार ऐसा नहीं है कि सिस्टम में एनार्की डेली लेवल पे वॉर के सिचुएशन को ही पैदा करती है, मगर द इंटरनेशनल सिस्टम कैन ड्राइव स्टेट टू वॉर इवन इफ स्टेट लीडर डिजायर पीस और वॉर इज अ लाइकली सिनारियो। मतलब नहीं है कि रोज ही युद्ध की संभावना पैदा हो जाएगी, बट सिचुएशन जब एनार्की का है तो वॉर इज अ, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, वॉर इज अ लाइकली सिनारियो। मतलब सिचुएशन ऐसा है कि कभी भी वॉर हो सकता है। और इसी के चलते जो है, अगर किसी स्टेट का लीडर पीस चाहेगा भी तो ये स्ट्रक्चर जो है जहां एनार्की है उसको पीस प्राप्त करने देगा नहीं। उसकी जो चाहत है वो पीस की, वो कभी पूरी हो पाएगी नहीं, और वो भी क्वेस्ट ऑफ पावर में सिचुएशन को ऐसा बनाएगा कि न्यू रिलीजन में हर कंट्री अपने रिलेटिव गेन में लगा रहेगा। इस ब्लॉक में हम आगे जाते हैं तो आगे हम दो वर्ड पाते हैं जिसकी चर्चा की गई है। एक है ऑफेंसिव नियो रियलिज्म और एक डिफेंसिव नियो रियलिज्म। तो यहां पर एक एक लाइन का है इस ब्लॉक में, इग्नू जिसके आधार पर इसको पढ़ाया जा रहा है, तो हम उसी लाइनों को पढ़ के समझ लेते हैं क्योंकि इसके बारे में बाद में विस्तार से चर्चा होगी। यहाँ आगे अब जो भी टॉपिक है ये सारा विस्तार में आएगा, तो डिटेल में हम जानेंगे नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल पावर। लेकिन अब इस यूनिट को खत्म करने के लिए हम इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। एक्चुअली ऑफेंसिव का मतलब और डिफेंसिव का मतलब हम जानते हैं। ऑफेंसिव में आक्रामकता होती है, ऑफेंसिव में सबसे पहले स्टेप लेकर एक्शन को कर देना ऐसा माना जाता है, और डिफेंसिव में थोड़ा सा वेट, वॉच और पैसेंस जैसी स्थिति होती है। इसी चीज को यहां पर बताया गया है कि ऑफेंसिव न्यू रियलिस्ट एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेटिव पावर जैसा कि एनार्किक सिस्टम में होना चाहिए। The defensive neorealists are often confused with neo-liberal institutionalist, a branch of liberalism। मतलब वो डिफेंसिव है ना, तो वो चाहेंगे कि नहीं सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो। तो वो लिबरल इंस्टीट्यूशन का मतलब जो आइडियलिस्टिक कुछ बातें हैं कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस बनेंगे तो वॉर की संभावना कम होगी, इस तरह जो कहीं ना कहीं इसका सिग्नल जाता है। तो वही कहते हैं offensive neo-realist believe that conflict is inevitable। मतलब conflict तो होगा ही, क्योंकि तो ऑफेंसिव है ना, वो तो तैयार रहेंगे कि बस मौका मिले, शक हो और चढ़ाई कर दें। वॉर की संभावना शुरू होने से पहले ही वॉर कर दिया जाए, शत्रु को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, क्योंकि हमें सबसे अधिक शक्तिशाली होकर रहना है। तो वो कहते हैं कि conflict is inevitable in the international system and leaders must always be wary of expansionary power। मतलब वो राज्य जो अपने राज्य का विस्तार करना चाहेगा, एक्सपेंशन करना चाहेगा, अपनी शक्ति के बल पर आपको दबाना चाहेगा, उससे सावधान रहिए और हमेशा तैयार रहिए, जरा सा भी संकेत मिले वॉर। लेकिन डिफेंसिव न्यूरलिज्म की बात की जाती है, रिकॉग्नाइज द कॉस्ट ऑफ वॉर, कि नहीं वॉर नहीं होना चाहिए, वॉर तो काफी कॉस्टली होता है। क्या सॉल्यूशन है कि वॉर ना हो, लिबरल इंस्टीट्यूशंस अगर काम करें तो वॉर ना हो, इस तरह के कॉन्सेप्ट पे वो चले आते हैं। आर्ग्यू दैट इट इनवेरिएबली रिजल्ट फ्रॉम इर्रेशनल फोर्सेस इन अ सोसाइटी। रैशनल का मतलब और इर्रेशनल का जो यहाँ पर जो डिफरेंस है, इसका मतलब है कि जो उचित तरीके से कार्य नहीं करते हैं, जो रैशनल थिंकिंग नहीं करते हैं, ऐसे फोर्सेस जो हैं सिस्टम में, स्टेट में, सोसाइटी में, उनके चलते वॉर क्रिएट होता है। जो दूसरे को भरोसे में नहीं लग सकते, जो सोच समझकर कार्य नहीं कर सकते, जो सिस्टम को सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकते। तो ये है, हम रियलिज्म के बाद न्यू रियलिज्म का जो छूटा हुआ था पिछले पार्ट में, उसको भी कवर करते हैं। और जब आगे देखते हैं तो की कंसेप्ट इन द रियलिस्ट अप्रोच, तो इसमें सबसे पहला आता है नेशनल इंटरेस्ट।
ये सब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसके बारे में बताया गया है कि फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं स्टडी में इंटरनेशनल रिलेशन के। तो जैसा हमने बताया कि इसको हम आगे बाद में और गहराई से समझेंगे, हर टॉपिक के लिए एक एक वीडियो बन सकता है। तो नेशनल इंटरेस्ट का मतलब जैसे हमने पहले ही पढ़ा मॉर्गेंथ्यू के 6 प्रिंसिपल में कि नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, तो उसी के बाद कहता है कि नेशनल इंटरेस्ट एज अ फॉरेन पॉलिसी गोल इन द रियलिस्ट perspective is treated as the primary justification for all kind of state action। मतलब कोई भी स्टेट रिलेटेड एक्शन लिया जाएगा उसमें सबसे पहले बात रखी जाएगी कि मेरे नेशन का इंटरेस्ट क्या है। मेरे नेशन का इंटरेस्ट, हर नेशन का इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, किस समय क्या इंटरेस्ट है वो तो उस समय के कॉन्टेक्स्ट, टाइम, इस पर डिपेंड करेगा। इसके बारे में पहले हमने चर्चा की। वो उस इंटरेस्ट के हिसाब से कभी इकोनॉमी हो सकती है, जैसे कभी हमारे पास अगर ऑयल हमारा नेशनल इंटरेस्ट है तो हम उस टर्म पे सोचेंगे। अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट है कि हम अपने सर्विस सेक्टर को एक्सपेंड करें तो हम उस टर्म पे सोचेंगे। अगर हमें किसी चीज के एक्सपोर्ट करने से रिलेटेड मेरा कोई नेशनल इंटरेस्ट है, तो अगर किसी कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है, अगर बैन लगाना हमारा नेशनल इंटरेस्ट है तो हम उस लेवल पे सोचेंगे। तो ये है नेशनल इंटरेस्ट। जो ट्रीटीज होती हैं वो भी नेशनल इंटरेस्ट को ही ध्यान में रख के होती हैं। तो इसी में कहते हैं कि कैन देयर बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। क्या एक ही तरह का नेशनल इंटरेस्ट का डेफिनेशन हो सकता है? नहीं, सभी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट जो है वो समय पर निर्भर करेंगे, उस कंट्री के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर निर्भर करेंगे और समय के साथ ये बदलते रहेंगे। उसी के लिए कहा गया है कि नेशनल इंटरेस्ट जो है, सवाल उठाया गया कि क्या समय के साथ बदलता है। इसमें कई सारे छोटे छोटे सवाल उठाए गए हैं। जैसे बात चर्चा ये की गई है कि नेशनल इंटरेस्ट कभी कभी ऐसा होता है इतिहास में कि कोई लीडर ये सिद्ध करते हैं कि यही हमारे नेशन का नेशनल इंटरेस्ट है और उसके लिए वो कार्य करते हैं। तो इन सवालों को उठाया गया है यहाँ पर, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। जैसे हिटलर ने ये बतलाया कि अपने चारों ओर जो पड़ोसी राज्य हैं उन पर हम आक्रमण करें और शक्तिशाली हो जाएं, यही हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, और उसके इस सोच ने द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दे दिया। उसी तरह से यहाँ बतलाया गया है कि नेपोलियन ने अपने समय में अपने नेशनल इंटरेस्ट को अपने तरीके से, मतलब अगर कोई किसी राज्य का लीडर है, अगर वो नेशनल इंटरेस्ट को अपने तरीके से डिफाइन करे तो पूरे राज्य को एक किसी रास्ते पर ले जाकर झोंक दे सकता है और बाद में मालूम चले कि ये नेशनल इंटरेस्ट ना होकर नेशनल डिजास्टर हो गया है। तो इसलिए ये सब भी क्वेश्चंस इसमें उठाए गए हैं। नेशनल इंटरेस्ट विद द परस्यूट ऑफ स्टेट पावर। नेशनल इंटरेस्ट का मतलब मुख्य रूप से यही बताने की कोशिश की गई है कि इससे वो बातें होनी चाहिए जो सही में एक स्टेट के पावर को इंक्रीज करे, नेशन को पावरफुल बनाए, नेशन को ऐसा बनाए कि उस पर किसी आसपास के राज्यों का जो राज्य विस्तार की सोच है उसका दुष्प्रभाव ना पड़े, वो किसी के चंगुल में ना आ पाए, वो स्वतंत्र रहे, उसकी सॉवरेनिटी कायम रहे। तो मॉर्गेंथ्यू कहते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ नेशनल स्टेट इज टू प्रोटेक्ट देयर फिजिकल, नेशनल इंटरेस्ट में कुछ बातें होनी चाहिए, क्या क्या प्रोटेक्ट करना है, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। फिजिकल का मतलब हमारी टेरिटरी एकदम सॉवरेन अनटच्ड होनी चाहिए, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी बनी रहनी चाहिए अगेंस्ट पॉसिबल इंक्रोचमेंट्स बाय अदर नेशन स्टेट। तो ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट मॉर्गेंथ्यू के हिसाब से होता है। नेशनल पावर, तो नेशन का पावर क्या होता है, कैसे समझेंगे कि ये नेशन बहुत पावरफुल है, क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो डिफाइन करेंगे कि ये नेशन के पावर हैं। तो पहले तो पावर के बारे में कहते हैं कि पावर, मॉर्गेंथ्यू का कहना है, मेंस कंट्रोल ओवर द माइंड एंड एक्शन ऑफ अदर पीपल। मतलब स्टेट भी क्या है, ह्यूमन बीइंग ही तो है चारों तरफ, वही मिलके एक स्टेट बनाता है। तो थॉट एंड कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग आर द कैपेबिलिटी ऑफ स्टेट। तो पावर कहने का मतलब हम पावर है मेरे पास, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी के माइंड को अफेक्ट कर रहे हैं, किसी के एक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, जैसा हम चाहेंगे वैसा वो सोचे, जैसा हम चाहेंगे वैसा वो करे। तो ये हो गया शक्ति। अब राष्ट्र की शक्ति की बात है, नेशनल पावर की बात है, तो वही कहते हैं कि ये रिलेटिव कंसेप्ट है, मतलब कितना शक्तिशाली है, तो कोई राज्य होना चाहिए उसकी तुलना में बताया जाएगा कि इसकी तुलना में हम इतना शक्तिशाली हैं। इसी में आगे चलते हैं तो बात की गई है कि अलग अलग रिसोर्सेस कंट्री के जो हैं, ज्योग्राफी है, टेरिटरी है, पॉपुलेशन है, इकोनॉमी है, ये सब नेशनल पावर होते हैं।
जहां हर एक जो पॉइंट है वो काफी लंबे डिस्कशन में जाएगा, जो बाद में हम बताएंगे कि ज्योग्राफी कैसे नेशनल पावर है, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स के साथ, करेंट एग्जाम्पल्स के साथ, अपने देश और कुछ विश्व के बड़े देशों के एग्जाम्पल्स के साथ। टेरिटरी, रिसोर्स, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, मिलिट्री स्ट्रेंथ भी पावर है किस कंट्री का, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी पावर है, लेकिन उसमें फिर एक्सेप्शनल केसेस भी आएंगे कि न्यूक्लियर कैपेबल होते हुए भी कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे अमेरिका को वियतनाम से पीछे हटना पड़ा, न्यूक्लियर कैपेबल था। उसके बाद ज्योग्राफी अगर बहुत बड़ी हो, ज्योग्राफिकल टेरिटोरियल एक्सपेंशन बहुत बड़ा हो, तो वो नेशन बहुत पावरफुल होता है। तो इसके भी एक्सेप्शंस हैं। जापान जैसा छोटा देश चाइना को इतिहास में अपने कब्जे में कर चुका है। इजराइल जैसा छोटा देश जिसने आसपास के कई देशों के मिले हुए समूह को नेस्तनाबूद किया, टेरिटरी पे कब्जा किया। उसके बाद का कंसेप्ट है नेशनल सिक्योरिटी का। तो नेशनल सिक्योरिटी का मतलब यहां पर यह बताया गया कि किसी भी नेशन का सबसे पहला नेशनल इंटरेस्ट तो यह है कि हमारा नेशन सिक्योर रहे। ऑल पॉलिटिकल लीडर मस्ट एडहेयर टू इट, सभी इसका पालन करें। सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट होता है। नेशनल सिक्योरिटी इज व्यूड एज द प्री कंडीशन फॉर अटेनिंग ऑल अदर गोल। अरे जब नेशन ही सिक्योर नहीं रहेगा तो फिर बाकी दूसरी चीजों को प्राप्त करके क्या करोगे। तो सबसे पहला नेशनल इंटरेस्ट क्या है कि नेशन की सिक्योरिटी बनी रहे, नेशन सुरक्षित रहे। हेनरी किसिंगर कहते हैं नेशन सर्वाइवल इज इट फर्स्ट एंड अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड और पुट टू रिस्क। मतलब एक नेशन की सिक्योरिटी सबसे पहला और अल्टीमेट का मतलब एकदम, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। और अगर यही सुरक्षित नहीं होगा तो फिर आगे किसी और चीज की बात कैसे करेंगे। तो रियलिस्ट अपना सारा प्रयास, तो कोई भी थ्योरी हो, मुख्य तो सबसे पहले नेशन के सिक्योरिटी की बात ही आती है। ऑल अदर गोल सच एज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, उस देश में काफी अच्छी आर्थिक उन्नति हो। belong to the domain of what called low politics and hence as considered of secondary importance। अब बाकी जितनी भी बातें हैं कि भाई इकोनॉमिकली वो देश काफी अच्छी प्रगति करे, लेकिन वो देश ही सुरक्षित ना हो और किसी देश की गुलामी में रहे तो उसका क्या फायदा। मतलब हम कहें कि जैसे पहले था कि ब्रिटेन ने हमको गुलाम बना लिया था, और हम कहें कि भाई ब्रिटेन की जब गुलामी थी तो हमारे यहाँ कानूनों का पालन अच्छे तरीके से हो जाता था, हमारे यहाँ रेल और डाक जैसी सुविधाएं काफी विकसित हो गई थी। इन चीजों का कोई महत्व नहीं, सब सेकेंडरी इंपॉर्टेंस की बात है। सबसे पहला हमारी नेशन की सिक्योरिटी रहे, हम सॉवरिन रहे, हम खुद इस पर राज करें, तो इसको बचाकर रखना है। ये नहीं कि अगर कोई कमजोर देश है तो ये चाहता होगा कि अगर कोई मजबूत और आर्थिक रूप से समृद्ध देश उसको अपने शिकंजे में ले ले तो वहां की आर्थिक स्थिति बढ़ जाएगी। ऐसे ही रियलिज्म में बातें नहीं होती है। फिर थ्योरी ऑफ कन्फ्लिक्ट की बात है। थ्योरी ऑफ कन्फ्लिक्ट जैसा कि हम नियो रियलिज्म वाले पार्ट में जो डिस्कस कर रहे हैं वही यहाँ पर बतलाया गया है। कन्फ्लिक्ट कंस्टिट्यूट द कोर ऑफ रियलिस्ट, क्योंकि सारा हमने कन्फ्लिक्ट की ही बात की है, जो कन्फ्लिक्ट है इसी की बात की गई है। तो कैसे कैसे सिचुएशन में क्या क्या कन्फ्लिक्ट होता है वही सबको यहाँ पर दोहराया गया है। एन एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम इन द रियलिस्ट पर्सपेक्टिव इज व्यूड एज वन in which each state is forced to help itself and give priority to its own national interest। तो ये कहते हैं कि statesmen think and act in terms of interest defined as power। Power is hereby broadly understood in terms of both material and psychological, military and economical capability। तो जब पावर के फॉर्म में सोचते हैं, पावर के फॉर्म में अपने पावर को बढ़ाते हैं, अपने रिलेटिव गेन को बढ़ाना चाहते हैं, सिस्टम में एनार्की होती है, हर स्टेट अपने तरीके से काम करना चाहता है, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है, तो उसी हमको नियो रियलिस्ट वाली जो थ्योरी है, उसी थ्योरी ऑफ कन्फ्लिक्ट जो है वहां पर ये हमें नजर आता है। थ्योरी ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, काफी बड़ी वीडियो बन सकती है, हो सकता है 2 पार्ट में बनानी पड़े, लेकिन यहाँ पर इस ब्लॉक में जैसा है थ्योरी ऑफ बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है। जैसा कि कहा गया हर स्टेट जो है अपनी सिक्योरिटी के लिए परेशान है, इनसिक्योर है, सिक्योरिटी डायलेमा में है कि पता नहीं मेरी सिक्योरिटी का क्या होगा, हम कैसे सिक्योर रह पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जब कोई देश मिलिट्री कैपेबिलिटी उसके पास कम है, कैपेबल कम है और उसे कहीं ना कहीं खतरा है वैश्विक परिदृश्य में, तो वो क्या करेगा, संधि करेगा, अलायंस बनाएगा,
दूसरे किसी स्टेट के साथ अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कई नेशन जो हैं वो अगर अलायंस में आएंगे तो मिलके किसी को डिटर कर सकते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। When the military preparation of one state create an unresolvable uncertainty dilemma exist। अगर कोई देश अपनी शक्ति को, मिलिट्री पावर को बढ़ाता चला जाएगा तो आसपास के स्टेट जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होंगे, इनसिक्योरिटी उनके अंदर होगी। जब इनसिक्योरिटी होगी तो सिक्योरिटी का डायलेमा शुरू हो जाएगा। When the military preparation of one state, किसी एक स्टेट के भी मिलिट्री प्रिपरेशन शुरू करने से, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अपने डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए सभी स्टेट जो हैं अपनी इनसिक्योरिटी को लेकर अगर अलायंस में आते हैं, बैलेंस ऑफ पावर इज ऑल अबाउट फैशनिंग अ पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन अमोंग state that tend to curb aggression and expansionism by rendering them impracticable। यानी कि जो देश है वो आपस में अगर संधि कर लेते हैं तो उनकी ताकत बढ़ जाएगी। जब उनकी ताकत बढ़ जाएगी तो किसी एक देश का काफी ज्यादा शक्तिशाली होने का जो प्रयास है, हथियारों को बढ़ाने का जो प्रयास है, शक्ति को बढ़ाने का जो प्रयास है, वो उसका सामना कर पाएंगे, उनकी इनसिक्योरिटी कम हो जाएगी। लेकिन इस तरह के जो बैलेंस ऑफ पावर वाले कंसेप्ट होंगे, जो अलायंस होगा, जो इस तरह से वो ताकतवर बनेंगे, ये कितने समय तक शांति व्यवस्था को वहां कायम रख पाएगा इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ डिटरेंस। डिटर का मतलब किसी को कार्य करने से रोकना। अगर एक देश के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है तो वो डराएगा कि मेरे पास न्यूक्लियर बम है, हम तुमको डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन अगर कंट्री ए के पास भी न्यूक्लियर बम है और कंट्री बी के पास भी न्यूक्लियर बम है, ये कहेगा कि मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, इसके पास है तो ये भी कहेगा कि मैं भी तुम्हें नष्ट कर दूंगा। इसे भी अपने नष्ट होने का डर होगा, इसे होगा कि अगर मैं नष्ट हो गया तो मैं भी नष्ट कर दूंगा। दोनों एक दूसरे को जब बर्बाद कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं डिटरेंस का मतलब ये किसी भी एक की हरकत को रोक देगा। मतलब ये भी प्रयोग नहीं करेगा न्यूक्लियर आर्म, ये भी प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि दोनों को डर होगा कि कहीं ना कहीं ऐसा करने से हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये भी एक लंबा टॉपिक है, आगे चर्चा करेंगे। इससे हम देखते हैं कि MPS 02 का यूनिट 1 हम करीब करीब समझ चुके हैं, कवर कर चुके हैं। आगे हर चीजों को फिर विस्तार में अलग वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।